नमस्कार प्रिय दोस्तों, फिर से स्वागत है एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। अब अपन बात करेंगे वो है मृदा जल का वर्गीकरण। इसके बारे में अपन बात करते हैं। टॉपिक है मृदा जल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। अब इसमें मृदा जल के वर्गीकरण में क्या है कि मृदा जल है वो किस किस प्रकार के मृदा जल है, कितने प्रकार के हैं और कौन से पौधे को उपलब्ध होते हैं और कौन सा प्रकार है जो उपलब्ध नहीं होता है। तो इसके बारे में अपन पहला है मृदा जल के बारे में बात करते हैं, तो वह है गुरुत्वाकर्षण जल। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जल, ग्रेविटेशनल वाटर। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है। देखो ये क्या होता है कि जैसे ये अपनी सॉयल है और इस मृदा पे मान लो बारिश से या सिंचाई से पानी है वो गिर रहा है ना। तो पानी गिरने से क्या होता है कि यहाँ से जो वाटर है, जो बड़े बड़े कणों मृदा कण है, उनसे होता हुआ पानी है, ये जो जल है ये नीचे की ओर गति करता है, इनसे होते हुए नीचे की ओर गति कर जाता है और नीचे की ओर फिर क्या है कि जो समुद्र तल है उस पे जाकर के और इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो जल होता है वो गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है या ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, जो बल है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके विरुद्ध काम करता है और उसके विरुद्ध है वो नीचे की ओर गति करके और एक लेवल पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसको अपन कुओं द्वारा या फिर नलकूपों द्वारा अपन बाहर निकाल करके सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं। यह जो जल यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है या नीचे की ओर गति कर रहा है, ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। अब ये जल है वो कितने वायुमंडलीय दाब पर है वो स्थित रहता है। यदि अपन बात करते हैं तो ये -1/3 बार है वो वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, इस दाब पर है ये जो पानी है वो स्थित रहता है और ये पानी नीचे की ओर स्थित रहता है और ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता है ना। पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना आपको कि ये कितने वायुमंडलीय दाब पर स्थित रहता है और ये पौधों को उपलब्ध होने वाला जल नहीं है। और ये क्या है, नीचे के बड़े कणों से होते हुए नीचे की ओर गति करके और एक लेवल बना लेता है। जो समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं तो वो समुद्र तल का एक लेवल हो जाता है, जिसको अपन नलकूपों या कुओं द्वारा बाहर निकालकर सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं। तो एक तो ये प्रकार है जल का। अब बात करते हैं जो दूसरा है वो है केशिका जल। केशिका जल जिसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, और इसको केशिकीय जल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जल कहाँ प्रेजेंट रहता है और कितने वायुमंडलीय दाब पर रहता है तो इसके बारे में समझते हैं अपन। ये क्या है कि ये जल है वो होता है कि जो 0.-1/3 से लेकर के और -31 बार वायुमंडलीय दाब पर स्थित रहता है। ठीक है, ये इस पर स्थित रहता है और ये रहता कहाँ है, जैसे ये मृदा कण है, जैसे मान लो ये मृदा कण है और इस मृदा कण की जो कैपिलरी जो पोर्स है इस पे स्थित रहता है और इस प्रकार है ये अवस्थित रहता है। जैसे मान लो कि ये इस प्रकार की जो लेयर बना लेता है और एक ऐसे मृदा कणों को अपनी ओर घेर के और ऐसे अंदर की ओर रहता है। जो कैपिलरी पोर्स होते हैं या कैपिलरी जो छिद्र होते हैं उनमें स्थित रहता है और इसको जो कैपिलरी इसीलिए और केशिका जल भी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यह पौधों को उपलब्ध होने वाला जल है, उपलब्ध
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो इसमें प्रकारों में यही पूछा जाता है कि वह कौन सा जल है या वह कौन सा जो प्रकार है या वह कौन सा मृदा जल है जो पौधों को आसानी से उपलब्ध होता है या पौधों को उपलब्ध होने वाला जल है, तो कौन सा है? केशिका जल या केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर। ठीक है, और ये पौधों को सुलभ आसानी से उपलब्ध होता है, सुलभ या आसानी से उपलब्ध। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्थित रहता है और पौधों को इजीली अवेलेबल होता है और सबसे ज्यादा उपलब्ध होने वाला जल भी यही है। दो प्रकार हो गए। अब तीसरे प्रकार की अपन बात करते हैं, वो है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या होता है कि मृदा कणों पर जो वायुमंडलीय जो वाष्प होती है, जैसे मृदा कण है और इसके ऊपर स्थित रहते हैं, लेकिन ये कैपिलरी पोर्स पे ना होकर के और ये जो स्पेस है इनमें स्थित रहते हैं, जो वायुमंडल से जो वाष्प है उनको शाम के समय में जैसे अवशोषित करके या वाष्प है वो नीचे की ओर जो जाती है, तो उस वाष्प के कारण से एब्जॉर्ब करके जो वाटर होता है वो आर्द्रताग्राही जल होता है। और ये कितने वायुमंडलीय दाब पर रहता है? ये मोर देन -31 बार, मतलब 31 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब पर रहता है। ये अधिक वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर अवस्थित रहता है ये। ठीक है, इस प्रकार का जल, और ये भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो ये जल है, ये भी पौधों को उपलब्ध होने वाला जल नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा जल है जो पौधों को उपलब्ध होता है, या निम्न में से वह कौन सा जल है जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे और ये सब कुछ समझ गए होंगे, मृदा जल के प्रकार जो आपके समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट। और ज्यादातर चीज है वो पूछी जाने वाली ये है, एक तो वायुमंडलीय दाब और पौधों को उपलब्ध होने वाला जल, और वायुमंडलीय दाब और पौधों को उपलब्ध होने वाला जल के अलावा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में जो इससे रिलेटेड है वो जो टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ते हैं अपन। वैसे यदि उपलब्धता के आधार पर है मृदा जल का यदि वर्गीकरण करें तो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है उपलब्ध जल और एक होता है अनुपलब्ध जल। जो इस वायुमंडलीय दाब पर, कौन से वायुमंडलीय दाब पर? जो केशिकीय जल के बारे में जो वायुमंडलीय दाब बताया था, उस दाब के ऊपर जो जल उपलब्ध होता है उसे उपलब्ध या अवेलेबल वाटर कहते हैं, और जो अनुपलब्ध होता है उसको जो अनअवेलेबल वाटर कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक शब्द है वो है जो क्षेत्र क्षमता, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्षेत्र क्षमता ये क्या होती है? देखो, इस शब्द से ही अपने को ये मालूम हो रहा है कि क्षेत्र क्षमता मतलब उस क्षेत्र की क्या क्षमता, और क्षमता क्या होगी क्षेत्र की? या तो जल को अवशोषित करना है, अपने पास रखने की क्षमता, या खनिज लवणों को रखने की। तो अपन बात किससे रिलेटेड कर रहे हैं? जल से रिलेटेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्षेत्र क्षमता क्या मतलब है कि वह मृदा की वो क्षमता जो पानी को अपने पास या जल को अपने पास कितनी देर या कितना पानी है वो अपने पास रखती है ताकि पौधों को उपलब्ध हो सके, तो उस चीज को क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। इजीली लैंग्वेज में समझने के लिए बात है जो बताई जा रही है। अब इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो ये क्या होता है कि जो वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं क्षेत्र क्षमता में, तो ये क्या होता है कि जैसे लेस देन -1/3 वायुमंडलीय दाब पर स्थित होता है। और इसमें क्या होता है कि वह जल जो PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी म्लानी बिंदु बोलते हैं इसको हिंदी में, स्थायी म्लानी बिंदु, वह क्षेत्र क्षमता
के बीच पाया जाता है उसे उपलब्ध जल कहते हैं। उपलब्ध जल कहते हैं। देखो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये PWP क्या होता है, ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी मैलानी बिंदु। देखो दो पॉइंट होते हैं विल्टिंग के, एक तो होता है जो टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, जो अस्थायी मैलानी बिंदु, और दूसरा होता है स्थायी मैलानी बिंदु। अस्थायी मैलानी बिंदु पे क्या होता है कि यदि अस्थायी मैलानी बिंदु पे क्या है, पौधा है वो मुरझा जाता है। पौधे की वह अवस्था होती है जिसपे वो पौधा है मुरझा जाता है, और मुरझा जाने के बाद में यदि अपन उसको सिंचाई दे देते हैं उस अवस्था पे, तो वो वापस अपनी रिकवरी कर लेता है, वापस अपनी ग्रोथ कर लेता है और वापस हरा भरा हो जाता है। तो उसको तो बोलते हैं अस्थायी मैलानी बिंदु। और उस बिंदु पे यदि जो बिंदु पे यदि पानी उपलब्ध नहीं होता है, फिर उसके बाद भी यदि पौधा है मुरझा जा रहा है, तो उसको उस समय यदि अपन जल देते हैं या पानी सिंचाई से देते हैं या कैसे भी पानी उपलब्ध होता है, तो उस अवस्था पे यदि पौधा है वापस अपनी रिकवरी या वापस नई अपनी जो पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी मैलानी बिंदु। तो ये क्षेत्र क्षमता है, ये समझ में आ गई होगी आपको, और स्थायी और अस्थायी मैलानी बिंदु भी समझ में आ गया होगा। ये इसी पॉइंट में अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में आप समझ गए होंगे। ये है कि ज्यादा देखने जो लिखा हुआ है, इसके अलावा जो बोले हुए जो आप शब्द हैं मेरे, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको सुनना है, क्योंकि जो मैं बोल भी रहा हूं उसको लिखने के बजाय, तो कई चीजें ऐसी है जो बोलने पे आप उसको नोट डाउन करते रहे, क्योंकि वो लिखी नहीं जा रही है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन, कई टर्मिनोलॉजी है, वो है देखो बारिश होती है और बारिश होने के बाद में कई प्रक्रियाएं होती है, जल है वो बहता भी है, अंदर की ओर भी जाता है, तो इस प्रकार है वो कई प्रकार की है, वो टर्मिनोलॉजी है, कई प्रकार की शब्दावली है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला है, जैसे मान लो कि पहला क्या है, इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन ये क्या होता है, एक शब्द है परकोलेशन, एक शब्द है सीपेज, और एक शब्द है लीचिंग। बहुत बार सुना है लीचिंग, तो और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके अलावा बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, परकोलेशन क्या है, सीपेज क्या है और लीचिंग क्या है, इसके बारे में अपन जो समझते हैं, क्योंकि ये टर्म है कई बार है वो इनसे रिलेटेड है, क्वेश्चन है वो लीचिंग से रिलेटेड तो विशेषकर पूछा ही जाता है। तो इसको अपन समझते हैं पहले, फिर समझने के बाद इसकी परिभाषा है वो लिख देंगे। परिभाषा में कोई ज्यादा कुछ नहीं है, यदि आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब जैसे मान लो कि ये अपनी जो सोइल सरफेस है, मृदा सतह है, और मृदा सतह पे है बारिश है, उससे पानी आ रहा है, या भले ही मान लो कि अपन को सिंचाई से इसके ऊपर पानी दे रहे हैं, ठीक है। अब बारिश हो रही है, बारिश होने के समय यदि मान लो ये मृदा है, जो ये मृदा सतह है, यदि मृदा सतह है, इस पे जो पानी का गमन है वो नीचे की ओर हो रहा है, मान लो कि पानी का गमन है वो नीचे की ओर हो रहा है, और वो गमन, इतना ध्यान रखना, वो गमन नीचे की ओर हो रहा है, और वो कौन सी मृदा में हो रहा है, यदि वो असंतृप्त मृदा में हो रहा है, अनसेचुरेटेड सोइल में हो रहा है। यदि अनसेचुरेटेड असंतृप्त मृदा क्या है, जिसमें पानी की पहले से ही कमी रहती है, सूखी मृदा होती है, उसमें पानी अवेलेबल उपलब्ध होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से यदि मृदा में पानी नीचे की ओर गति करता है, और कौन सी मृदा में, असंतृप्त मृदा में यदि पानी का नीचे की ओर गमन करना, वो कहलाता है इन्फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया होगा इन्फिल्ट्रेशन। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है परकोलेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। परकोलेशन में क्या करते हैं कि सेम चीज इन्फिल्ट्रेशन जैसी है, पानी है वो नीचे की ओर गमन करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस केवल यही है, इसमें केवल यही अंतर है कि ये है संतृप्त मृदा में पानी का नीचे की ओर गमन करने की क्रिया है, वो परकोलेशन कहलाती है। अब इसको याद कैसे करना है भाई संतृप्त और असंतृप्त मृदा को कैसे याद करना है। संतृप्त मृदा को याद करने के लिए मान लो कि कोई है खेत है, उसमें पानी दे दिया, मतलब कोई भी चीज है पीएडी, कहने का मतलब पीना है ना,
परकोलेशन का मतलब पीएडी, पीएडी का मतलब पानी है उसमें है ना, या उसने लिया है पानी, तो उससे याद हो सकता है परकोलेशन। ठीक है, तो परकोलेशन कहाँ है, जहां कोई मृदा है भीगी हुई है या पीएडी मृदा है, बिन कहाँ है परकोलेशन का है। और इन्फिल्ट्रेशन कहाँ का है, जो बना पी मृदा है बिन इन्फिल्ट्रेशन का है। आ दोनों को अंतर है, वो ही आपने जो समझबा के लिए आ दोनों का अंतर पर ही ज्यादा फोकस देना है। आमें बहुत कम डिफरेंस है, और जो चीज आ रही है आगे उनमें क्लियरली डिफरेंस है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि संतृप्त मृदा में, है ना, अपन बात करें संतृप्त, सॉरी असंतृप्त मृदा में पानी का नीचे की ओर गमन, नीचे की ओर गमन करना। ठीक है, ये क्या है, ये इन्फिल्ट्रेशन है। यदि परकोलेशन की बात करते हैं तो संतृप्त मृदा, संतृप्त मृदा में पानी का नीचे की ओर गमन करना, बस ये डिफरेंस है। गमन दोनों में ही करता है, लेकिन कौन सी मृदा है उसके कारण से इनको याद करना है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन सीपेज। पानी नीचे नीचे तो बहुत आता है, लेकिन इसके अलावा बहता भी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पानी बहता भी है, तो उसको क्या कहेंगे। तो ये तो क्या है कि जो अपन बात करते हैं कि ये तो क्या है कि जो नीचे की ओर गमन करना। और जो सीपेज की बात करते हैं तो सीपेज क्या होता है कि जल या पानी का, जल का क्षैतिज बहाव को सीपेज कहते हैं। अब इसको समझ लो ये क्या है। जैसे मान लो ये नीचे की ओर गमन कर रहा था तो इन्फिल्ट्रेशन परकोलेशन हो गया। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तो सीपेज की। तो सीपेज में क्या होता है कि जैसे ये बारिश हो ही रही है ना, या फिर अपन सिंचाई दे रहे हैं, तो पानी क्या है कि जैसे यहाँ पर आकर के और फिर ये ऐसे ऐसे मतलब क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल है, ये बहना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो ऐसे बहना, और उस बहने की क्रिया या अंदर से भी ऐसे बहना, इस बहने की क्रिया को क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, शब्दावली का इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में है लीचिंग। देखो लीचिंग या निक्षालन भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना। ये कई बार पूछी गई क्वेश्चन है कि लीचिंग क्या है, या ऐसा पूछा जाता है कि मृदा में जल के साथ खनिज लवणों का घुल करके जड़ क्षेत्र से नीचे जाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है लीचिंग। तो लीचिंग की परिभाषा क्या होगी, पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर जाना। समझ गए, मतलब पोषक तत्वों का जल के साथ में घुलकर और नीचे की ओर जाना। जैसे ये नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे लीचिंग में पानी है वो नीचे की ओर गमन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या है, पोषक तत्वों को घोलेगा अच्छी तरह, और फिर उसके बाद में जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट में क्या करेगा कि जो पोषक तत्व यहाँ पे उपलब्ध है तो इनको घोल करके और फिर नीचे ले जाएगा, और इस पौधे को उपलब्ध नहीं होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार की क्रिया है वो लीचिंग कहलाती है। तो ये 4 टर्म्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप और जो आपको कमेंट करके या फिर कम्युनिकेशन से आप है वो पूछ सकते हो, यदि किसी में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो। अब उसके बाद में है वो और कुछ सिंचाई से संबंधित और शब्दावली है जिसके बारे में अपन समझते भी हैं, और उसके साथ साथ उन शब्दों को अपन याद भी करते हैं, और इनको ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार समझ लोगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे, आप नहीं भूल पाओगे कोशिश करके भी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है, और जो टर्मिनोलॉजी है उसके बाद में आती है सिंचाई से संबंधित, वो है जैसे मान लो कि पहले अपन जो बुआई करते हैं उससे पहले की क्रिया से चालू होते हैं, और फिर लास्ट तक की जो शब्दावली है वो अपन देखते हैं, 5-6 शब्दावली है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब उसके बाद में पहला है अपन है वो है पल्को, है ना, पल्को। इसकी परिभाषा है वो है बुआई से पूर्व
क्या होता है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अपन बुआई करते हैं, जैसे मान लो खरीफ सीजन में अपन बुआई करते हैं तो बारिश की जो रेनफॉल होती है या वर्षा होती है उसके बाद में अपन बुआई करते थे, लेकिन ज्यादातर रबी में काम में ली जाती है। रबी में अपन कई बार क्या है नमी नहीं रहती है मृदा में, तो अपने क्या करते हैं कि पहले पानी देते हैं और फिर उसके बाद में अपन बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद में अंकुरण बीज बो करके और फिर उसके बाद में अंकुरण होता है। तो उस नमी जो पौधे को या जो बीज है उनको देने के लिए जो पानी दिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो पलकों कहलाता है। और जिसको अपन पड़ाव बोलते हैं सामान्यतः भाषा में, आसपास की जो लैंग्वेज में है कई जगह पड़ाव भी बोला जाता है। तो इससे ध्यान रखना, पड़ाव करना मतलब बुआई से पहले पानी को देना। अब उसके बाद में बात आती है, वो आता है एक शब्द आता है कोर, CORE, कोर। ये क्या होता है, ये होता है बुआई के बाद पहली सिंचाई करना। समझ में आ गया होगा भाई। बुआई के बाद में अपन क्या है कि पहले जमाने में बोलते थे कोरपान। कोरपान का मतलब क्या होता है कि पहले जो पानी दिया जाता है या पहला जो पानी फसल को दिया जाता है उस क्रिया को कोरपान कहते थे अपन, है ना, राजस्थानी भाषा में। तो उससे बना हुआ है कोर शब्द, मतलब बुआई के बाद में अंकुरण हो गया, अंकुरण होने के बाद में जो पहला पानी दिया जाता है उसको कोर कहते हैं। समझ में आ गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, वो करते हैं ड्यूटी। ड्यूटी एक शब्द है, अब ये क्या किससे रिलेटेड है, इसमें क्या होता है बुआई से लेकर कटाई तक सिंचाई करना। ठीक है, बुआई से लेकर कटाई तक सिंचाई करने की क्रिया क्या कहलाती है, ड्यूटी कहलाती है। अरे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई नौकरी लग गया, नौकरी लगने के बाद में वो अपना कार्य करता है जिसको बोलते हैं अपन ड्यूटी, भाई ड्यूटी जा रहा है वो, है ना। अब वो क्या है कि जब नौकरी लगा वहां से लेकर के और रिटायरमेंट तक अपना कार्य वही करता रहता है ना। मतलब वो डिपार्टमेंट में जाता है या किसी भी विभाग में जाता है, अपना काम करता है और फिर रिटायरमेंट होने के बाद में वो घर पे बैठ जाता है। तो वो क्या थी, वो जो टाइम पीरियड था वो क्या थी, वो ड्यूटी थी। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, बुआई से लेकर के और कटाई तक का जो भी कार्य जो भी सिंचाई अपन देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। समझ में आ गया। अब उसके बाद में एक शब्द और आता है, वो आता है बेस। इसमें क्या होता है कि जो सिंचाई देते हैं, सिंचाई देने के दिनों का अंतराल, देखो बेस शब्द है वो इजी है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अपन ने आज सिंचाई की, अब आने वाले 15 दिन बाद में अपन सिंचाई करेंगे, तो उन दोनों जो सिंचाई है, जो टाइम पीरियड है, जो अंतराल है, उसके बीच में जो अपन ने कितने दिन का अंतराल रखा है तो उसको बोलते हैं बेस। अब उसके बाद में एक शब्द लास्ट है, वो आता है वो है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ज्यादा शब्द नहीं है, बहुत इजी है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो सिंचाई देते हैं, सिंचाई जल की गहराई, सिंचाई की गहराई की मात्रा। इसमें क्या होता है कि डेल्टा, ये इजी है। इसमें क्या होता है कि जो अपन ने जो सिंचाई दे रहे हैं, जैसे मान लो ये फील्ड है और सिंचाई दे रहे हैं कि ये 10 से 15 है वो सेंटीमीटर है, वो गहराई तक पानी जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा कहते हैं। समझ में आ गए होंगे, यही टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, ज्यादा शब्दावली नहीं है, बस ये 3-4 शब्दावली है। इसको आपको जो समझ में आ गई होगी और ये इजीली याद हो जाएगी, लेकिन इनको ध्यान में रखना। कई बार है वो आईसीआर बेस के जो क्वेश्चन है उनमें इनका ज्यादा रोल होता है, तो आपको आईसीआर बेस के जो क्वेश्चन है उनमें इन चीजों का
चीजों को विशेषकर ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं, वो करते हैं, देखो कई प्रकार की है वो सिंचाई प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं, कई प्रकार की सिंचाई परियोजना भी चलाई जाती है, कई प्रकार के जल ग्रहण योजना भी चलाई जाती है। तो उनके जल ग्रहण प्रबंधन योजना, तो इस प्रकार के जो कुछ शब्द है, तो जो कुछ टेबल है तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं वो है लघु सिंचाई परियोजना। उसके बाद में है मध्यम सिंचाई परियोजना, उसके बाद में है दीर्घ सिंचाई परियोजना। देखो जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं वो बनाई जाती है किसी भी सरकार द्वारा, तो उसका कोई जो फील्ड होता है या क्षेत्र होता है उसका कोई क्राइटेरिया होता है कि कितना क्षेत्रफल है वो किस परियोजना में लिया जाए। तो यदि अपन लघु सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो ये लघु का मतलब छोटा होता है, तो इसमें कम एरिया लिया जाता है। कहने का मतलब जो 2000 हेक्टेयर की बात करते हैं अपन, ठीक है, 2000 हेक्टेयर जो एरिया है या जो क्षेत्रफल है उससे यदि कम है उस योजना में जो सिंचाई का क्षेत्रफल लिया हुआ है तो उसको बोलते हैं लघु सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई में क्या होता है 2000 से लेकर के और 10,000 जो हेक्टेयर वाला जो क्षेत्रफल होता है, जो उस क्षेत्रफल को अपन बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और दीर्घ सिंचाई परियोजना में क्या होता है 10,000 से जो अधिक 10,000 या इससे अधिक जो क्षेत्रफल होता है पर हेक्टेयर, तो उस क्षेत्रफल की जो योजनाएं बनती है उसको बोलते हैं दीर्घ सिंचाई परियोजनाएं। तो ये भी समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ लगते ही एक अपन टेबल जल ग्रहण की ओर बना देते हैं, उसको बोल जल ग्रहण प्रबंधन है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें जो 3-4 प्रकार के जो मैक्रो वाटरशेड है, माइक्रो वाटरशेड है और जो मिनी है मिली है, तो इस प्रकार है कि ये जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। देखो अपन बात करते हैं कि ये जैसे एरिया है, इस एरिया में अपन यहाँ जो एक जल को इकट्ठा करते हैं, कहीं आपने देखा होगा कि पानी है बह करके एक जगह इकट्ठा होता है। तो यदि अपन इस प्रकार की कोई योजना भी बनाए कि बाहर का जो पानी है कई क्षेत्रों का आकर के इकट्ठा हो, तो उसको अपन जल ग्रहण योजना के तहत भी लेते हैं। तो ये पानी है मान लो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो इस एरिया से जहां से ये पानी आ रहा है तो इसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। मतलब जो कैच करने का क्षेत्र है अपन बोल के कैच करते हैं वो क्षेत्र, तो इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, है ना, कैचमेंट एरिया। तो इस प्रकार है वो कितना कितना एरिया है, वो कितने कितने जो योजनाएं के लिए या कितने एरिया है वो काम में लिया जा रहा है, तो उस प्रकार है इसका जो क्लासिफिकेशन है। तो अपन पहले बात करते हैं मैक्रो वाटरशेड प्रोजेक्ट, है ना, परियोजना या प्रोजेक्ट जो भी है ना। उसके बाद में है माइक्रो। इनसे पूछा गया क्वेश्चन था, ये ध्यान में रखना आपकी बार है, वो इन चीजों से पूछते हैं क्वेश्चन। मिनी, उसके बाद में है मिली, बस 4 ही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है ये चीजें देखते हैं अपन। जो 1 से लेकर के और जो 10 हेक्टेयर तक का जो क्षेत्रफल होता है वो मिनी वाटरशेड प्रोजेक्ट में आता है। और इस प्रकार है जो 10 से लेकर के जो 100 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल होता है वो किस में आता है, मिनी वाटरशेड प्रोजेक्ट में आता है। माइक्रो में क्या आता है भाई, माइक्रो में 100 से लेके 1000 हेक्टेयर तक का जो एरिया आता है वो किस में आता है डियर, वो आता है माइक्रो में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मोर देन 1000 या 1000 से 10,000 बोलते हैं कई बार कि 1000 से 10,000 तक का जो हेक्टेयर तक का जो एरिया आता है वो क्या कहलाता है, मैक्रो वाटरशेड कहलाता है। तो ये टेबल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, वो करते हैं किस पे, अपन करते हैं जल निकास पे। तो ये क्या है इसके बारे में अपन समझते हैं। वैसे जल निकास की परिभाषा को ही ध्यान में रखना है, इसके लाभ हानि है वो भी है, और लाभ हानि को अपन वर्बली ऐसे बता देंगे, है ना, वो ज्यादा कुछ नहीं है उनमें।
फिर उसके बाद में है वो है जल निर्धारण करने की जो 2-3 जो विधि है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अपन बात करते हैं किसकी, अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो करते हैं जल निकास की, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज, जल निकास। ये क्या होता है, देखो ये होता है कि अतिरिक्त जल को, इसको अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, जल निकास। मतलब कृत्रिम रूप से या किसी भी तरीके से जो अतिरिक्त जल है, जो एक्स्ट्रा वाटर है अपने खेत में जो भर गया ज्यादा बारिश होने से या मान लो सिंचाई करने से या ज्यादा बारिश से, तो उस जल को अपन किसी भी तरीके से अपन बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज या जल निकास कहा जाता है। अब इसमें एक शब्द और आता है, वो आता है कृषि जल निकास, कृषि जल निकास। ये क्या है भाई, जल निकास तो सुना है लेकिन कृषि जल निकास क्या है। देखो इसमें क्या होता है कि जो अपना खेत है ना, और उस खेत में जो खेत है उसमें यदि पानी भर गया और उस पानी को है वो 24 घंटे से 48 घंटे 48 घंटे में खेत से बाहर निकालना। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पानी है कई बार है वो जल निकास है वो बढ़िया एरिया में है 5-10 दिन लग जाते हैं या 5-10 दिन में करते हैं तो उसको तो जल निकास कहते हैं। जो कृषि जल निकास में क्या होता है कि यदि अपने खेत में पानी ज्यादा भर गया तो उसको 24 या 48 घंटे में अपन बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं जो कृषि जल निकास, एग्रीकल्चर ड्रेनेज। अब उसके बाद में इसके लाभ और हानि की बात करते हैं। तो इससे जो लाभ है वो क्या है, वह लाभ तो है वो पौधों को है वो पानी है वो उपलब्ध भी होता है, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा मृदा सुधार भी होते हैं। इसके अलावा कई आइंस है जो नीचे की ओर गति करके नीचे की ओर भी चले जाते हैं। ये इसके लाभ मान लो, और इसके हानि ज्यादा है। अब हानि क्या क्या है कि होता क्या है कि जो पोर स्पेस है, जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, मृदा कणों के बीच में जो सांस लेने के लिए जो जगह है, यदि ये खेत है और इसमें ऐसे मृदा कण है, अब यदि पानी भर गया तो इसमें क्या होगा, इन जो पोर स्पेस है इनमें सभी में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। और पानी भर जाएगा तो यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मृदा अम्लीय भी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी से क्या है, पौधे पीले पड़ने लगेंगे। तो इस प्रकार की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कई जो आवश्यक है वो पोषक तत्व है वो नीचे की ओर घुल करके वो जल के साथ नीचे की ओर घुल करके वो नीचे की ओर चले भी जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो वाटर टेबल है, मतलब जो नीचे का जो पानी का जो तल है वो ऊपर आकर के, और वो भी समस्या हो जाती है कि ज्यादा है पानी नीचे की ओर गति नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की है जो सूक्ष्म जीव है वो इसमें रहते हैं, जो मृदा कणों में या कार्बनिक पदार्थों में, तो वो सूक्ष्म जीव है वो ऑक्सीजन की कमी से नष्ट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार यदि आपका ज्यादा पानी भरा हुआ है तो उसमें अपन धान ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई क्रॉप है वो सुटेबल नहीं है। यदि अपन बात करते हैं तो धान की, तो धान है वो इजीली अवेलेबल, इजीली ग्रो हो जाता है इसमें, क्योंकि उसको क्या है कि ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो पहले बात तो ज्यादा पानी में ही इजीली ग्रो होता है। अब उसके बाद में एक जो चीज आती है वो इसमें आती है वाटर यूज एफिशिएंसी, जो पहले भी अपन ने बात की थी वीडियो में, वाटर यूज एफिशिएंसी है ना, वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता। देखो इसका है जो कई बार ऐसे पूछते हैं सर्वाधिक वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी है, सबसे कम किसकी है, ये भी है। इसके अलावा है इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, y/et होता है। क्या होता है डियर, y/et है ना। अब y का क्या मतलब है, y का मतलब यहाँ होता है y बराबर है यील्ड, मतलब है उपज, मतलब कितनी उपज हुई है ना। उसके बाद में et क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब क्या होता है इवेपोट्रांसपिरेशन का
वाष्पीकरण, वाष्पोषण, है ना, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो यील्ड है वो तो किस में आती है, वो क्विंटल में आती है, क्विंटल पर हेक्टेयर में आती है, यूनिट ध्यान में रखना, यूनिट का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके अलावा जो ईटी है वो किस में आता है, mm पर सेंटीमीटर, इसमें ये इसकी यूनिट है। कई बार क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जाता है कि आपके खेत में है वो इतना क्विंटल धान हुआ है और इतना है वो इसका योग ट्रांसपिरेशन था, तो आप बताइए कि उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी है। अब अपन बात करते हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी सर्वाधिक किसकी है और वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे कम किसकी है। तो सर्वाधिक है, यह आपको शायद पहले ही बताया होगा, सर्वाधिक है वाटर यूज एफिशिएंसी है वो किसकी है, वो रागी की है। उसके बाद में है सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी है वो धान की है। यदि अपन मृदाओं की बात करते हैं कि सर्वाधिक कौन सी मृदा है जिसमें वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा है और जिन मृदाओं की वाटर यूज एफिशिएंसी कम है, तो मृदाओं की बात करते हैं तो जो काली मिट्टी है, काली मृदा है ना, उसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी वो सर्वाधिक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो दोमट मृदा है, उसकी फिर उससे कम है। और फिर उसके बाद में जो रेतीली मृदा है, तो रेतीली मृदा की सबसे कम है वो वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं दो विधियों की जो अपन जल का मापन करते हैं। जल मापने की जो दो विधियां हैं उसमें अपन देख लेते हैं। जल का मापन करने की जो विधियां हैं, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, भाई जल का मापन करने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि है उसको बताइए। तो एक तो है विनोच विधि है, विनोच। देखो ये विधि होती क्या है कि इसमें जैसे ये चैनल होता है, कहने वाला जहां से पानी आ रहा है वो दोहरा मान लो, ये चैनल मान लो। यहाँ क्या है, वी आकार का ऐसे कट होता है ना, और इस वी आकार के कट पे यहाँ क्या होता है, मार्किंग होती है ना, जो सेंटीमीटर में होती है। और उससे क्या होता है कि यहाँ से पानी है वो बह करके वो नीचे की ओर आता है, या मान लो यहाँ से पानी बह करके आता है। अब अपन पानी बह रहा है तो उस पर अपन स्केल लगा लेते हैं और इसकी मार्किंग को उससे मिला लेते हैं, तो अपने को हाइट पता चल जाती है कि कितनी हाइट पे है वो पानी बह रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है ना, जो विनोच है उसका सूत्र क्या है, वो है 0.0138 √h, ठीक है, ये इसका है। अब इसमें क्या होता है कि जो कितने सेंटीमीटर है वो पानी जा रहा है, तो वो हाइट है, वो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, तो इससे एस से इंडिकेट होती है। तो एक तो ये, अब उसके बाद में दूसरा है वो पार्सल फ्लूम, ये भी क्या है, जल निर्धारण करने की विधि है। इसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है निम्न में से जल निर्धारण करने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, तो वो है पार्सल फ्लूम, ठीक है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि जल निर्धारण करने की निम्न में से विधियां हैं, तो विनोच और पार्सल फ्लूम, ये दोनों विधियां हैं। तो ये आपकी दो विधि है, ये आपको ध्यान में रखनी है, बस इसके यही ध्यान रखना है कौन सी विधि है, इससे ज्यादा डिटेल है वो आपको पूछेंगे नहीं। तो इस प्रकार अपना जो सिंचाई का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है, जो पार्ट 4 तक चला है। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ओके।